माँ शारदे को नमन। हेलो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम समकालीन विश्व की राजनीति पुस्तक कर रहे थे और उसमें हमने सभी अध्याय लगभग कंप्लीट कर लिया है। आज अंतिम अध्याय का अंतिम वीडियो है। इसके बाद में आपकी समकालीन विश्व की राजनीति कक्षा 12 की एनसीईआरटी की जो बुक चल रही है वो कंप्लीट हो जाएगी। और हमने साथ में इस बुक के कंप्लीट करने के उपरांत ही आप सभी के लिए टेस्ट के रूप में डाल रखे हैं, तो आप लोग वहाँ से टेस्ट भी देख सकते हो। तो चलते हैं, आज हम इस अंतिम अध्याय का, जो कि हमारी समकालीन विश्व राजनीति है उसका, और इसका एक भाग कर लिया था, आज दूसरे भाग में इसको कंप्लीट करेंगे। और हमारा अध्याय है वैश्वीकरण की हमने अवधारणा समझ ली थी। साथ ही हमने वैश्वीकरण के कारण प्रौद्योगिकी और लोगों की सोच में विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव का बढ़ना यहाँ तक देख लिया था। आज हम देखेंगे वैश्वीकरण के प्रभाव, बहुत इम्पोर्टेंट है। वैश्वीकरण के प्रभाव में सबसे पहले राजनीतिक प्रभाव देखेंगे, और राजनीतिक प्रभाव में भी हम पॉइंट के अनुसार भी लिख सकते हैं, याद रखने की दृष्टि से। बाकी आप ये विस्तृत व्याख्या करके भी बता सकते हो। तो राजनीतिक प्रभाव में सबसे पहला आता है वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता में कमी आना। यानी पहला जो प्रभाव है राजनीतिक पर वो ये है कि वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, राज्य की जो क्षमता है उसमें कमी, यानी सरकारों को जो करना है उसे करने की ताकत में कमी आती है। इसी के अंदर पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की धारणा अब पुरानी पड़ गई है और इसकी जगह न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले ली है। ठीक है, फिर इसी में कुछ पॉइंट है आपके कि राज्य अब कुछ एक मुख्य कामों तक ही अपने को सीमित रखता है, जैसे कानून और व्यवस्था बनाए रखना तथा अपने नागरिकों की सुरक्षा करना। इस तरीके से ये सभी चीज़ें आपको राजनीतिक प्रभाव के अंतर्गत लिखनी है। इस तरह के राज्य ने अपने को पहले के कई ऐसे लोक कल्याणकारी कामों से हाथ खींच लिया है जिनका लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक कल्याण होता था। फिर है लोक कल्याणकारी राज्य की जगह अब कैसा हो गया है, बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक। पूरे विश्व में वह राष्ट्रीय निगम अपने पैर पसार चुके हैं और उनकी भूमिका बढ़ी है। इससे सरकारों के अपने दम पर फैसला करने की क्षमताओं में कमी आती है। ठीक है, तो पहले जो राजनीतिक प्रभाव था वो देखा हमने, राज्य की क्षमताओं में कमी आई और किन किन वजह से आई, ये सारी चीज़ें हमने भी देख ली है। दूसरा है राजनीतिक प्रभाव में कि राजनीति समुदाय के आधार के रूप में राज्य की प्रधानता को कोई चुनौती नहीं मिली है। दूसरा क्या है कि राजनीतिक समुदाय के आधार के रूप में राज्य की प्रधानता को कोई चुनौती नहीं मिली है और राज्य इस अर्थ में आज भी प्रमुख है। राज्य कानून और व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अपने अनिवार्य कार्यों को पूरा कर रहे हैं। राज्य अभी भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि राजनीतिक जो प्रभाव है, कोई भी प्रभाव है तो सिर्फ नकारात्मक ही नकारात्मक हो। प्रभाव राजनीति को, आर्थिक हो चाहे सांस्कृतिक हो, प्रभाव नकारात्मक भी पड़ता है तो प्रभाव सकारात्मक भी पड़ता है। ठीक है, तो उन सभी रूपों को हमने बताया। या वैसा तीसरा पॉइंट इसी में राजनीतिक प्रभाव में कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप क्या हुआ, राज्य की ताकत में इजाफा हुआ। अब राज्य के हाथ में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद है, जिसके बुते राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकते हैं। इस सूचना के दम पर राज्य ज़्यादा कारगर ढंग से काम कर सकते हैं, उनकी क्षमता बढ़े का नहीं है। इस प्रकार नई प्रौद्योगिकी परिणाम स्वरूप राज्य पहले से क्या हो गए, ज़्यादा ताकतवर है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके राजनीतिक प्रभाव में। एक बार रिवाइज जरूर करा देता हूँ मैं, सिर्फ पॉइंट को व्याख्या आप इसकी अच्छे से देख लेना, याद कर लेना। राजनीतिक प्रभाव पहला देखा हमने, वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमताओं में कमी आना।
ये राज्य की क्षमताओं में कमी दर्शा रहा है। और साथ में हमने दूसरा देखा कि राजनीतिक समुदाय के आधार के रूप में राज्य की प्रधानता को कोई चुनौती नहीं मिली है। तीसरा है वैश्वीकरण के फलस्वरूप राज्य की ताकत में इजाफा हुआ है। ठीक है, तो ये थे आपके राजनीतिक प्रभाव। अब देखेंगे हम आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव में सबसे पहले देखेंगे हम कि वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव को क्या कहा जाता है, आर्थिक वैश्वीकरण भी कहा जाता है। तो आर्थिक वैश्वीकरण किसे कहा जाता है, कुछ नहीं करना, वैश्वीकरण के जो आर्थिक प्रभाव है उसी को ही आर्थिक वैश्वीकरण कहा जाता है। वैश्वीकरण के चलते पूरी दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि हुई है। वस्तुओं के आयात निर्यात तथा पूंजी की आवाजाही पर राज्य के प्रतिबंध कम हुए हैं। फिर ऐसे में धनी देश के निवेशकर्ता अब अपना धन अपने देश की जगह कहीं और निवेश कर सकते हैं, विशेषकर विकासशील देशों में जहाँ उन्हें अपेक्षाकृत अधिक लाभ होगा। फिर है इसी के अंदर आर्थिक प्रभाव में कि वैश्वीकरण के चलते विचारों का भी प्रभाव आबाद हो गया है। इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं का विस्तार हुआ है। वैश्वीकरण के कारण दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सरकार ने एक से आर्थिक नीतियों को अपनाया है, लेकिन विश्व के विभिन्न भागों में इसके परिणाम अलग अलग हुए हैं। इसलिए वैश्वीकरण के अनेक सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम हुए हैं। ठीक है, तो मैंने कहा था कि चाहे राजनीतिक प्रभाव पड़ोगे चाहे आर्थिक प्रभाव, हर प्रभाव में ध्यान रखना है कि इसका सकारात्मक प्रभाव क्या रहा था और नकारात्मक प्रभाव क्या रहा था। हम दोनों रूपों को देख रहे हैं विस्तृत व्याख्या के साथ। तो अब देखते हैं हम आर्थिक वैश्वीकरण के दुष्परिणाम या विरोध में तर्क। आर्थिक वैश्वीकरण के कारण पूरे विश्व का जनमत बड़ी गहराई में बट गया। आर्थिक वैश्वीकरण के कारण सरकारें कुछ जिम्मेदारियों से अपने हाथ खींच रही है और इससे सामाजिक न्याय से सरोकार रखने वाले चिंतित है, क्योंकि इसके कारण नौकरी और जन कल्याण के लिए सरकार पर आश्रित रहने वाले लोग बदहाल हो जाएंगे। ठीक है, फिर है आर्थिक वैश्वीकरण के कारण गरीब देश आर्थिक रूप से बर्बादी की कगार पहुंच जाएंगे। फिर कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक वैश्वीकरण को विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण कहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आर्थिक वैश्वीकरण को विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण कहा है कुछ अर्थशास्त्रियों ने। और किन आधारों पे कहा है, जो आधार हमें अभी इसके अंतर्गत देख रहे थे। किसके अंतर्गत हम देख रहे थे फिलहाल, एक मिनट ये बाहर हो गया आपके नोट्स। हम देख रहे थे इनको आपके नकारात्मक प्रभाव में आर्थिक वैश्वीकरण के दुष्परिणाम या विरोध की तरफ में। ठीक है, अब देखेंगे ये तो था आर्थिक प्रभाव में नकारात्मक। अब देखेंगे हम सकारात्मक कि आर्थिक वैश्वीकरण के समर्थन में तर्क क्या है। आर्थिक वैश्वीकरण से समृद्धि बढ़ती है। दूसरा है इसी में पॉइंट, खुलेपन के कारण ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या की खुशहाली बढ़ती है। फिर हम देखते हैं इसी के अंदर कि व्यापार में वृद्धि होती है, इससे संपूर्ण विश्व को लाभ मिलता है। वैश्वीकरण की मध्यम मार्गी क्या सोचते हैं उसके संदर्भ में भी यहाँ दे रखा है मध्यम मार्ग। तो वैश्वीकरण की मध्यम मार्गी समर्थकों का कहना है, क्या कहना है कि वैश्वीकरण ने चुनौतियाँ पेश की है और सजग होकर पूरी बुद्धिमानी से इसका सामना किया जाना चाहिए, क्योंकि पारस्परिक निर्भरता तेजी से बढ़ रही है और वैश्विक स्तर पर लोगों का जुड़ाव बढ़ रहा है। ऐसा किन का मानना है, मध्यम मार्गियों का। फिर हम देखते हैं सांस्कृतिक प्रभाव।
वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव को भी हम दोनों रूपों में समझेंगे, नकारात्मक प्रभाव और सकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव में वैश्वीकरण सांस्कृतिक समरूपता लाता है। नकारात्मक प्रभाव में क्या देख रहे हैं हम कि वैश्वीकरण क्या लाता है, सांस्कृतिक समरूपता लाता है। लेकिन इस सांस्कृतिक समरूपता में विश्व संस्कृति के नाम पर शेष विश्व पर पश्चिमी संस्कृति ला दी जा रही है। ठीक है, कैसे ला दी जा रही है, जैसे कि उदाहरण से थोड़ा आप समझ सकते हो कि कुछ लोगों का तर्क है कि ये बर्गर अथवा नीली जींस है, इसकी लोकप्रियता का जो नज़दीकी रिश्ता है वो अमेरिकी जीवन शैली के गहरे प्रभाव से है। ठीक है, तो हम इसका देख सकते हैं असर कि न सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत में भी ये चीज़ें आप लोगों को काफ़ी लोगों का रुझान इनकी तरफ अधिक है हम सभी का। तो वो एक तरीके से क्या दर्शा रही है, ये दर्शा रही है एक प्रभुत्वशाली संस्कृति का जो कम ताकतवर समाजों पर अपनी छाप छोड़ती है और संसार वैसा ही दिखता है जैसा ताकतवर संस्कृति से बनाना चाहती है। ठीक है, और इन्हीं वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव के अंतर्गत राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभुत्वशाली संस्कृति जो है वो कम ताकतवर समाज अपना प्रभाव छोड़ती है, संसार वैसा ही दिखता है जैसा ताकतवर संस्कृति से बनाना चाहती है, जैसा कि अभी समझाया वही है। ठीक है, इससे पूरे विश्व की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर धीरे धीरे खत्म होती है और ये समूची मानवता के लिए खतरनाक है। इससे स्पष्ट होता है कि वैश्वीकरण की सांस्कृतिक प्रक्रिया विश्व की संस्कृतियों को खतरा पहुंचाएगी। और जो ये तर्क देते हैं वो अक्सर दुनिया के किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, मैकडोनाल्डीकरण। अब ये शब्द नहीं है तो इस शब्द का ध्यान रखना, कौन सी संस्कृति से संबंध रखता है, ये अमेरिकी संस्कृति से संबंध रखता है। एक तो बड़ा बड़ा मोटे मोटे रूप में आपको ये ध्यान रखना है। मैकडोनाल्डीकरण है क्या, तो आपको इसमें ये बताना है कि जो विद्वान ए मैकडोनाल्डीकरण की तरफ इशारा करता है उनका मानना है कि विभिन्न संस्कृतियां अब अपने को प्रभुत्वशाली अमेरिकी ड्राइव पर डालने लगी है। क्या मानना है उनका कि विभिन्न संस्कृतियां अब अपने को प्रभुत्वशाली अमेरिकी ड्राइव पर डालने लगी है और उसी प्रक्रिया को एक शाब्दिक अर्थ के रूप में नाम दिया गया मैकडोनाल्डीकरण, जो कि अमेरिकी संस्कृति से संबंध रखता है शब्द। अब हमने नकारात्मक प्रभाव के साथ सकारात्मक प्रभाव भी देख लेते हैं सांस्कृतिक प्रभाव के अंतर्गत। कभी कभी भारी प्रभाव से हमारी पसंद नापसंद का, कभी कभी भारी प्रभाव से हमारी पसंद नापसंद का दायरा बढ़ता है। कभी कभी इनसे परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों को छोड़े बिना संस्कृति का परिष्कार भी होता है। वैश्वीकरण से हर संस्कृति कहीं ज़्यादा अलग और विशिष्ट होते जा रही है। इस प्रक्रिया को सांस्कृतिक विभिन्नीकरण कहा जाता है। सांस्कृतिक समरूपता और सांस्कृतिक विभिन्नीकरण दोनों ही वैश्वीकरण के अंतर्गत प्रभाव है या प्रक्रिया है, और इन्हीं को हमने एक को नकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत देखा था सांस्कृतिक समरूपता को, और हम देख रहे हैं इसका सकारात्मक प्रभाव जिसमें सांस्कृतिक विभिन्नीकरण है। तो विभिन्नीकरण क्या है कि वैश्वीकरण से हर संस्कृति कहीं ज़्यादा अलग और विशिष्ट होती जा रही है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम, सांस्कृतिक विभिन्नीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, सांस्कृतिक विभिन्नीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम वैश्वीकरण का प्रतिरोध। वैश्वीकरण का प्रतिरोध, और इसी के अंतर्गत एक बिंदु था उसमें कुछ खास मुझे लगा नहीं, भारत और वैश्वीकरण। उसमें थोड़ा सा मैं ऐसे बता देता हूँ आप लोगों को। भारत और वैश्वीकरण के संदर्भ में अगर हम बात करें तो औपनिवेशिक दौर में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी
जो मंसूबों के परिणाम स्वरूप भारत आधारभूत वस्तुओं और कच्चे माल का निर्यातक तथा बने बनाए सामानों का आयातक देश था। आज़ादी हासिल करने के बाद ब्रिटेन के साथ अपने इस अनुभव से सबक लेते हुए हमने फैसला किया कि दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय क्या किया जाए, खुद सामान बनाया जाए। हमने ये भी फैसला किया कि दूसरे देशों को निर्यात की अनुमति नहीं होगी, ताकि हमारे अपने उत्पादक चीज़ों को बनाना सीख सकें। ठीक है। अब ऐसे चीज़ें अपनाई गई है, अपनाई भी, लेकिन कुछ दिक्कतें आई है और कुछ दिक्कतें पैदा हुई है, और देखा गया कि शायद ज़्यादा कुछ क्षेत्रों में तो तरक्की हुई, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रों में हमारा स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा उतना ध्यान नहीं दिया गया या जितना देना चाहिए था। और देखा गया कि इस दौरान भारत की आर्थिक वृद्धि दर भी धीमी रही, और इन्हीं संकटों को देखते हुए 1991 में हमने भी आखिर में क्या किया, वित्तीय संकट से उभरने के लिए, आर्थिक वृद्धि दर को ऊंचा हासिल करने के लिए भारत में आर्थिक सुधारों की योजना शुरू हुई। और इस योजना के तहत जो हमने प्रतिबंध लगाए थे व्यापार पर, विभिन्न देशों के और विदेशी निवेश, इन सब में कुछ राहत प्रदान की गई, उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया। तो ये सब इस बात को सुनिश्चित करता है कि आर्थिक बड़ा फायदा मिलेगा तो सबका साझा हो, ताकि हर कोई खुशहाल बने। ठीक है, तो ये थोड़ा था भारत और वैश्वीकरण के संदर्भ में, जो कि मैंने लगभग ही समझाया आपको, तो ये आसानी से समझ में आ गई होगी। अब हम वैश्वीकरण का प्रतिरोध देखते हैं। वैश्वीकरण का प्रतिरोध वामपंथियों ने क्या कहा, साथ में दक्षिणपंथियों ने क्या कहा, और इसको देखते हैं हम। सबसे पहले वामपंथी। हमने पहले समझ लिया था कि वामपंथी कौन होते हैं, दक्षिणपंथी कौन होते हैं। दक्षिणपंथी अक्सर वो विचारधारा के समर्थक होते हैं जो बनी बनाई चीज़ों को रखना चाहते हैं और परंपरागत चीज़ों को महत्व देते हैं। वामपंथी एक तीव्र बदलाव चाहते हैं और परिवर्तन चाहते हैं, गरीबों की के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं, गरीबी दूर करने का प्रयास करते हैं। वो दक्षिणपंथी बाजारोमुखी होती है, ये कल्याणकारी होती है। तो इस तरीके से इनमें थोड़ा डिफरेंस हमने पहले समझा था, और अर्थ भी इनका जाना था कि वामपंथी कौन होते हैं, दक्षिणपंथी क्या होते हैं। अभी भी आपके समझ में आ जाएगा इन तर्कों से कि वामपंथी जिनका है वैश्वीकरण को लेकर क्या कहना है। तो राजनीतिक रुझान रखने वालों का तर्क है, कौन से लोगों का, वामपंथियों का, कि मौजूदा वैश्वीकरण की प्रक्रिया धनिकों को ज़्यादा धनी और गरीबों को और ज़्यादा गरीब बनाती है। ये वामपंथियों का मानना है। इसमें राज्य कमज़ोर होता है, गरीबों के हितों की रक्षा करने की उनकी क्षमताओं में कमी आती है। इस रूप में वामपंथियों ने विरोध किया। और दक्षिणपंथियों के द्वारा कहा है, जैसे कि पॉइंटों के रूप में दिखा है, कि राज्य कमज़ोर हो रहा है और इससे परंपरागत संस्कृति को हानि होगी। 1999 में सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक हुई। यहाँ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। किसके विरोध में? वैश्वीकरण के विरोध में। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आपको। 1999 में सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक हुई, और यहाँ पर क्या हुआ? विरोध प्रदर्शन हुआ। किसके? जो वैश्वीकरण है, व्यापार है, WTO, उसके संदर्भ में। आर्थिक रूप से ताकतवर देशों द्वारा व्यापार के अनुचित तौर तरीकों के अपनाने के विरोध में ये प्रदर्शन हुए थे। विरोधियों का तर्क था कि उदीयमान वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में विकासशील देशों के हितों को समुचित महत्व नहीं दिया गया है। ठीक है, अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट इस पार्ट के अंदर, वर्ल्ड सोशल फोरम बहुत इम्पोर्टेंट है।
WSF वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है, इसके संदर्भ में सारी लाइन याद रखनी है आपको। ये नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध का एक विश्वव्यापी मंच है जिसका नाम क्या है, वर्ल्ड सोशल फोरम है। वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है, नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच है जिसे वर्ल्ड सोशल फोरम कहा जाता है। इस मंच के तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा और महिला कार्यकर्ता एकजुट होकर नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। किसके तहत, वर्ल्ड सोशल फोरम के तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा और महिला कार्यकर्ता एकजुट होकर क्या करते हैं, नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। फिर है वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रतियोगी परीक्षाओं से और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से मुझे लगता है भी असिस्टेंट प्रोफेसर में यहाँ से प्रश्न उठाया था सेम ऐसे ही, और उसमें गलत ऑप्शन की जगह ये जो चौथी बैठक मुंबई है वो मुंबई नहीं देकर शायद नागपुर दे रखा था। तो ये प्रश्न इस तरीके से उठाया जाता है एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों से। तो वर्ल्ड सोशल फोरम की जो पहली बैठक है वो कब हुई, 2001 में, और कहाँ हुई ये ध्यान रखना आप लोगों को, ब्राज़ील के पोर्टो अल्गेरे में हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कब और कहाँ हुई, तो 2001 में हुई, ब्राज़ील के पोर्टो अल्गेरे में। कहाँ पर, पोर्टो अल्गेरे में। ठीक है, तो वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 ब्राज़ील में हुई। फिर है 2004 में इसकी चौथी बैठक होती है, कहाँ पर, मुंबई में। ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। 2004 में इसकी कौन सी बैठक, चौथी बैठक कहाँ होती है, मुंबई में। कहाँ पर, मुंबई में। इसकी बैठक ब्राज़ील में मार्च 2018 में हुई और इसकी बैठक 2018 में कहाँ हुई, ब्राज़ील में। पहली बैठक भी कब हुई थी, और ब्राज़ील में हुई थी, और 2018 में भी ब्राज़ील में। ठीक है, अब देखते हैं हम भारत और वैश्वीकरण का प्रतिरोध। भारत में वैश्वीकरण का विरोध कई हलकों से हो रहा है। आर्थिक वैश्वीकरण के खिलाफ वामपंथी तीव्र की आवाज़ें राजनीतिक दलों की तरफ से उठी है, तो इंडियन सोशल फोरम जैसे मंचों से भी, और औद्योगिक, श्रमिक और किसानों के संगठनों ने बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश का विरोध किया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत और वैश्वीकरण के प्रतिरोधों में किन किन ने विरोध के संदर्भ में कहा, वामपंथी हो गए, राजनीतिक दलों ने भी, इंडियन सोशल फोरम हो गया, औद्योगिक, श्रमिकों, किसानों के संगठन हो गए। ठीक है, इन सब का ध्यान रखना। जैसे कि कुछ वनस्पतियां मसलन नीम को अमेरिकी यूरोपीय फर्मों ने पेटेंट कराने के प्रयास किए, इसका भी कड़ा विरोध हुआ। वैश्वीकरण का विरोध राजनीति के दक्षिणपंथी खेमों से भी हुआ है। ये खेमा विभिन्न सांस्कृतिक प्रभाव का विरोध कर रहा है, जिसमें केवल नेटवर्क के जरिए उपलब्ध कराए जा रहे विदेशी टीवी चैनलों से लेकर वैलेंटाइन डे मनाने तथा स्कूल कॉलेज की छात्र छात्राओं की पश्चिमी पोशाकों के लिए बढ़ती अभिरुचि तक का विरोध शामिल है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था कि दक्षिणपंथी जो होते हैं वो परंपरा को बचाए रखने का प्रयास करते हैं, उस संदर्भ में इनका अपना विशेष वो रहता है। ठीक है, तो ये आपका लगभग पाठ हो चुका है और इसी के साथ ये पाठ समाप्त हो गया है। पाठ ही नहीं बल्कि आपकी ये पाठ्य पुस्तक कंप्लीट होगी है, विश्व राजनीति वाली, समकालीन विश्व राजनीति, और इसमें 7 पाठ थे। या सत्र 2024-25 में काफ़ी बदलाव हुआ सिलेबस में, और अगर बच्चों के पास पुरानी किताब है तो कोई बात नहीं, आप सर से या आप जो नवीन संजीव पासबुक है डेस्क वर्क आप लोगों को मिलेगी, उसमें पाठ्यक्रम दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, तो वहाँ से आप मिलान कर लें ताकि आपको ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, क्योंकि कुछ तो पाठ हटाया गया है और कुछ पाठ में से भी कुछ जो बिंदु है वो हटा दिए गए हैं। तो ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में पुरानी किताबें वितरित की जाती है, क्योंकि 50% नई किताबें आती, 50% पुरानी किताबें वितरित की जाती हैं।
तो उससे फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा भी नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर आप लोग थोड़ा जान लें कि अभी फ़िलहाल जो 2024-25 का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 12वीं का जो पेपर होगा वार्षिक का, वो आपके बिल्कुल करंट में जो किताब चल रही है उसी के आधार से बनाया जाएगा और उसी पर आधारित रहेगा। तो आपकी जो पाठ्यक्रम में दिया हुआ है उससे बाहर तो कोई प्रश्न बनाएगा नहीं, ना बनेगा। तो आप अपनी नवीन जो पाठ्य पुस्तक है उससे पढ़ रहे हो तो कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पुरानी से भी पढ़ रहे हो तो भी कहीं दिक्कत नहीं है। मैंने आप लोगों के यहाँ उपलब्ध भी करवा दिया नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित सारे पाठ, और आप देखना चाहते हो तो आप अपने विद्यालय में लाइब्रेरी में से नई बुक को देख सकते हो। एक ही बुक काफ़ी है, सभी बच्चे उसमें से देख ले कि कौन कौन से पाठ हैं, ये सर बता देंगे, ये बता दिया होगा, तो आप उस आधार से तैयारी अपनी जारी रख सकते हो। ठीक है, अगले सत्र में अगला देखेंगे कि बदलाव होता है तो ठीक है, नहीं तो ये वीडियो आप लोगों को काम आ जाएगा। फिलहाल आपकी सोचो और अच्छे से तैयारी करो। अब हमारी जो दूसरी पुस्तक है राजनीति विज्ञान की, स्वतंत्र भारत की राजनीति, उसको करेंगे, और साथ ही आपके प्रश्नोत्तरी आप लोगों के लिए बोर्ड में काफ़ी यूजफुल रहेगा। चाहे वो आप 12वीं का बोर्ड का पेपर दे रहे हो, चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं का फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सभी में कहीं न कहीं राजनीति विज्ञान के प्रश्न आते हैं, तो वो आप लोगों के लिए उपयोगी रहेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।